जनरल वास्कोडी की कोठी पानीपत का मैदान बनने वाली थी। उधर जयपर गोला ने मरीना यानी जनरल की साली की डमी तैयार कर ली थी। वो डमी साली तन्वी में नींद पूरी करने के बाद बेदार हो गई। मरीना ने उसे पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम रोजी नेल्सन है। मैं सूजी की छोटी बहन हूँ और सूजी जनरल वास्कोडी की बीवी है। इस रिश्ते से मैं जनरल की साली हूँ। तुम अभी कहाँ जा रही हो? मैं जनरल की कोठी में जा रही हूँ। मेरे परस में साबी कमजोरी की एक दवा है। पहले मैं जनरल से उस नक्शे के मुतालिक सवालात करूंगी। सही जवाब ना मिला तो उसे धोखे से ऐसा भी कमजोरी में मुब्तला कर दूंगी। जयपर गोला तनवीमी अमल के जरिए ये तमाम बातें उसके अंदर नक्श कर चुका था। उसके दिमाग को भी लॉक किया जा चुका था। वो सिर्फ मरीना की सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकती थी। उसकी तरफ से मुतमईन होकर परगोला ने हुक्म दिया, अब जाओ। वो बिस्तर से उठकर अपना परस उठाकर वहां से जाने लगी। मरीना एक सोफे पर आराम से बैठ गई, फिर बोली, मैं डमी के साथ जा रही हूँ। जो हालात पेश आएंगे मैं तुम्हें बताती रहूंगी। डमी एक टैक्सी में बैठकर जनरल की कोठी के सामने पहुंच गई। वो फौज का जनरल था। उसकी कोठी के अतराफ मुसल्ला फौजी अलर्ट रहते थे। वो अपने अफसर की साली को पहचानते थे, इसलिए उसे अंदर जाने से नहीं रोका गया। सिर्फ टैक्सी को अहाते के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वो अहाते के गेट से पैदल चलती हुई कोठी के अंदर आई। मिसेज वास्कोडी यानी उसकी बहन सूजी ने पूछा, रोजी तुम कल से कहाँ थी? तुम्हें मियामी में अपने बहनोई के साथ घूमने फिरने की इजाज़त नहीं दी गई थी तो वापस आ जाना चाहिए था। वो एक सोफे पर बैठती हुई बोली, मैं बहुत अरसे के बाद मियामी गई थी, इसलिए खासी तफरीह के बाद आई हूँ। मुझे प्यास लग रही है। वो स्याफा मुलाजमा कहाँ है? वो बीमार है, उसकी जगह उसकी बहन कल से काम पर आ रही है। मैरी तुम कहाँ हो? रोजी के लिए ठंडी बोतल ले आओ। जनरल ने अपने कमरे से निकलते हुए कहा, अच्छा रोजी आई है। सॉरी, कल सरकारी ड्यूटी के बायस मैं तुमसे दूर हो गया था। कोई बात नहीं, ड्यूटी फिर ड्यूटी होती है। फ़ोन की घंटी बजने लगी। जनरल की बीवी ने रिसीवर उठाया, फिर पूछा, हेलो फरमाइए। दूसरी तरफ से डमी शीतारा ने कहा, मैं रोजी की सहेली हूँ, प्लीज़ उससे बात करा दें। सूजी ने कहा, रोजी तुम्हारी किसी सहेली का फ़ोन है। डमी साली ने रिसीवर लेकर कान से लगाया, फिर कहा, हेलो मैं रोजी बोल रही हूँ। तुम रोजी नहीं मरीना, और मैं शीतारा बोल रही हूँ। डमी के अंदर बैठी हुई मरीना चौंक गई, फिर संभल कर बोली, ये क्या बकवास है, मैं मरीना नहीं रोजी हूँ। शीतारा उस डमी के अंदर पहुंचकर बोली, हाँ अब इसके दिमाग में आकर मालूम हो रहा है कि यह बेचारी एक आलाकार है। और मरीना तुम इसके अंदर छुपी हुई हो। मरीना ने कहा, शीतारा ये सांस रोक लेती है, मैं इसके अंदर से चली जाऊंगी तो ये तुम्हें भी भगा देगी। मैं नादान नहीं हूँ, तुम्हारा मौजूदा लहजा अपना कर इसके अंदर चली जाऊंगी। देखो तुम काम बिगाड़ रही हो। मुझे उस नक्शे के मुतालिक बताओ, उसमें मेरा भी हिस्सा है। मैं कैसे बताऊं कि नक्शा कहाँ है? मुझे कल जर्नल से दूर कर दिया गया। मैं मालूम करने आई हूं कि पारस इस सिलसिले में कैसी चालें चल रहे। तो फिर मालूम करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, पीछा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ तीसरी टेलीपैथी जानने वाली बारबरा भी मौजूद होगी। जनरल, उसकी बीवी या उसकी स्याफा मुलाजमा में से किसी एक के दिमाग में होगी। तुम उसका भी मुहासबा करो। मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। इधर डमी साली ने रिसीवर रख दिया था। मरीना और शीतारा की बातें अपने दिमाग में सुन रही थी। एक स्याफा मुलाजमा ने उसे ठंडा मशरूब पेश किया। जनरल की बीवी वहां से जा चुकी थी। जनरल ने रोजी से पूछा, तुम अभी फ़ोन पर किसी से कह रही थी कि तुम मरीना नहीं रोजी हो? कौन तुम्हें मरीना कह रही थी? पता नहीं कौन थी। उसने रिसीवर रख दिया। दूसरी तरफ मरीना ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जयपर गोला से कहा, मेरी डमी के अंदर शीतारा पहुंच गई, अब क्या होगा? वो बड़ी रुकावटें पैदा करेगी। शीतारा को वहां से भगाना होगा। जेरी और थर्माल को अपने पास बुलाओ, उन्हें अपनी डमी के दिमाग में ले जाओ। वो दोनों वहां शीतारा की आवाज़ सुनेंगे, फिर वो दोनों बारी बारी शीतारा के दिमाग में जाने की नाकाम कोशिशें करते रहेंगे और वो उन्हें भगाने के लिए सांस रोकती रहेगी। यूं दोनों की मुसलसल ख्याल ख्वानी के हमलों को रोकने में मसरूफ़ रहेगी। तुम इधर अपना काम सहूलत से करना। पर गुल्ला, तुम्हें मालूम नहीं कि शीतारा अपनी डमी के लहजे में ख्याल ख्वानी करती है। आज तक किसी ने उसकी असल आवाज़ नहीं सुनी। जेरी और थर्माल ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके डमी शीतारा के पास पहुंचते रहेंगे। जो असल है वो फिर भी डमी के पास रहेगी। हम उसे वहां से भगा नहीं सकेंगे। पर गोला ने कहा, अगर वो मुसीबत बन ही गई है तो हम उससे निमट लेंगे। तुम वक्त ज़ाया न करो, फ़ौरन नक्शे के मुतल्लिक मालूम करो। डमी साली पराई सोच की लहरों को महसूस करती सांस रोक लेती थी, लेकिन शीतारा ने मरीना का लहजा अपनाया, इसलिए वो उसे महसूस नहीं कर रही थी। उसने डमी के जरिए कहा, जनरल एक नक्शे की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। जनरल ने पूछा, रोजी तुम कैसे जानती हो कि नक्शा क्या है और मैं किस तरह खतरे में पड़ गया हूँ? शीतारा ने कहा, मैं रोजी के जरिए मरीना बोल रही हूँ, झूठ ना बोलो। मरीना की आवाज़ और लहजा दूसरा है। वो मेरे दिमाग में आकर बोलती है, तुम मरीना हो तो मेरे अंदर आओ। उसी वक्त मरीना भी डमी साली के अंदर पहुंच गई। उसने कहा, पारस की साथी बारबरा ने तुम्हें मुझसे छीनकर अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। पता नहीं वो कौन सा लहजा अपनाकर तुम्हारे पास आती है। मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए तुमसे दूर हो गई हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे अंदर आओगी तो तुम्हें अपनी दोस्त मरीना तस्लीम करूँगा। शीतारा ने कहा, मरीना हमें बारबरा इसके अंदर नहीं जाने देगी और हमें अंदर पहुँच ही मालूम होगा कि पारस ने नक्शे के सिलसिले में क्या घपला किया है। फिर तो इसे ज़ख्मी करना होगा या इसे साबी कमज़ोरी में मुब्तला करना होगा। इस दौरान बारबरा खामोश तमाशाई बनी हुई थी। वह जनरल के दिमाग में नहीं जा रही थी। अगर जाती तो शीतारा और मरीना को भी वहाँ जगह मिल जाती, इसलिए वो कभी जनरल की बीवी और कभी स्याफा मुलाजमा के दिमाग में रह रही थी। जब उसने जनरल की साली को देखा तो समझ गई कि वो मरीना या उसकी कोई आलाकार।
फिर शीतारा और मरीना की फ़ोन कॉल के वक्त उस डमी के अंदर लड़ रही थी। तब बारबरा को भी उसके अंदर पहुंचने का मौका मिल गया। वहां वो खामोशी से दोनों की बातें सुनती रही। आखिर मरीना ने उस डमी साली से कहा, तुम्हारे बालों में जो हेयर पिन लगी हुई है, इसे सर से निकाल कर जनरल के जिस्म के किसी भी हिस्से में चुभो दो। डमी साली ने हुक्म की तामील की, अपनी जगह से उठी और जनरल के पास आकर बैठ गई। फिर उसने लगावट की बातें करते हुए अपने बालों से पिन निकालकर उसे चुभो दी। जनरल के मुंह से हल्की सी सिसकी की आवाज़ निकली। सुई में लगी हुई दवा ज़ूद असर थी। उसने फ़ौरन ही असर दिखाया। वह कमज़ोरी महसूस करते हुए सोफे पर लेट गया। शीतारा और मरीना ये देखते उसके अंदर पहुंच गई। बड़ी तेज़ी से उसके चोर ख्यालात पड़ने लगी। उसके ख्यालात बहुत कुछ बता रहे थे। नेवी हेडक्वार्टर से वाशिंगटन के कौमी बैंक से अपने घर तक पहुंचने की तमाम तफसीलात मालूम हो रही थी, लेकिन उसके ख्यालात ये नहीं बता सकते थे कि उस नक्शे की माइक्रोफिल्म कैसे तैयार की गई थी और वह किस तरह रिवॉल्वर के चैम्बर में छुपाई गई थी। चूंकि ऐसे वक्त बारबरा ने जनरल के दिमाग को गायब रखा था और उस पर मुसल्लत रहकर माइक्रोफिल्म तैयार की थी, इसलिए जनरल को इसका कोई इल्म नहीं था और इसलिए उसका दिमाग शीतारा और मरीना को कुछ बताने से कासिर था। शीतारा और मरीना हैरान थी कि वो नक्शा बड़ी सहूलत के साथ कौमी बैंक के हनी सेफ में पहुंचा दिया गया और पारस ने इसे हासिल करने के लिए कुछ नहीं किया। ये बात यकीन करने वाली नहीं थी। मरीना ने जनरल के कमज़ोर दिमाग से पूछा, क्या बारबरा ने तुम्हें अपना ताबेदार बनाकर तुमसे नक्शे का मुतालबा नहीं किया? कौन बारबरा? मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता। मेरे दिमाग में सिर्फ मरीना आती है और उसने मेरे पास आने के लिए अपना लहजा बदल लिया है। शीतारा ने कहा, अच्छी तरह सोच कर बताओ, तैयारी में सफ़र करने के दौरान क्या तुम थोड़ी देर के लिए गाफिल हुए थे? गाफिल होने से तुम्हारी मुराद सो जाना है तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था। एक फौजी अफसर बेवक्त नहीं सोता, तुम कैसे सो गए? इससे नींद के दौरान ज़रूर कुछ हुआ है। ऐसे वक्त जनरल की ज़ुबान ने बारबरा की मर्जी के मुताबिक कहा, हाँ, नींद के दौरान मैंने ख्वाब देखा था। शीतारा ने कहा, शायद वो ख्वाब ना हो, तुम्हारा बेख्तियारी का अमल हो। अच्छी तरह याद करो और बताओ कि वो ख्वाब जैसा अमल क्या था। हाँ, मुझे याद आ रहा है, मैंने ब्रीफ केस को खोला था। मरीना ने पूछा, तुम्हें लॉक का खुफिया नंबर मालूम नहीं था? तुमने इसे कैसे खोला? शीतारा ने सख्त लहजे में कहा, मरीना तुम खामोश रहो, इसे टोकने से यह असल बात भूल सकता है। जनरल ने बारबरा की मर्जी के मुताबिक कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ब्रीफ केस से नक्शा निकाल कर उसे खोल रहा हूँ। फिर मैंने अपने रिवॉल्वर का चैम्बर बाहर निकाला है। उस चैम्बर में गोलियां नहीं हैं, उसके अंदर एक नन्हा सा माइक्रो कैमरा है और मैं उस कैमरे से नक्शे की तस्वीरें उतार रहा हूँ। शीतारा और मरीना अपनी अपनी जगह हैरत से उछल पड़ी। दाई माँ ने शीतारा से पूछा, बेटी क्या हुआ? शीतारा ने कहा, वो फरहाद का नहीं, शैतान का बच्चा है, मैं अभी आती हूँ। मरीना ने कहा, वो शैतान का बच्चा नहीं, शैतान का बाप है, मैं अभी आती हूँ। दोनों की समझ में आ गया था कि पारस ने कैसा गजब का कमाल दिखाया था। दोनों ही डमी साली के दिमाग में आई। फिर उस बेचारी को दौड़ाती हुई जनरल के बेडरूम में ले गई। डमी ने अलमारी के पास पहुंचकर उसके पट को खोला। अंदर दूसरे कपड़ों के साथ फौजी वर्दी हैंगर पर लटकी हुई थी। एक जगह होलिस्टर में रिवॉल्वर नजर आ रहा था। उसने लपक कर रिवॉल्वर को होलिस्टर से निकाला। फिर रिवॉल्वर वाला चैम्बर बाहर खींचा। उसमें बुलेट्स नहीं थे, उसमें माइक्रो कैमरा नहीं था, गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी। वो थोड़ी देर तक अलमारी के दरवाजों और मुख्तलिफ हिस्सों में वो माइक्रो कैमरा तलाश करती रही। फिर दोनों उसके दिमाग से निकलकर जनरल के पास आई। झुंझलाकर पूछने लगी, कहाँ है वो माइक्रोफिल्म? शीतारा ने कहा, रिवॉल्वर का चैम्बर खाली है। अच्छी तरह याद करो, तुमने वो कैमरा रिवॉल्वर के चैम्बर से निकालकर कहाँ छुपाया है? मैंने ख्वाब में रिवॉल्वर को हाथ लगाया था, फिर उसके चैम्बर में कैमरा वापस रखने के बाद उस रिवॉल्वर को छूकर भी नहीं देखा। उसे हॉलिस्टर समेत अलमारी में रख दिया था। इसका मतलब है पारस ने किसी आलाकार के जरिए उसे चोरी करा है। जनरल ने कहा, यहाँ अभी तक कोई बाहर का फर्द नहीं आया, चोरी कैसे होगी? घर के किसी फर्द को आलाकार बनाकर यह मकसद पूरा किया गया है। वह दोनों जनरल की बीवी के अंदर आई। उसके चोर ख्यालात पड़े, पता चला वो इस सिलसिले में कुछ नहीं जानती। मरीना ने कहा, ओ गॉड, हम उस स्याफा मुलाजमा को भूल रहे हैं। वो दोनों फिर डमी साली के दिमाग में आई। उसे हर कमरे में घुमाने फिराने और स्याफा मुलाजमा को तलाश कराने लगी। आखिर वो एक कमरे में नजर आ गई। कुछ देर पहले जब वो डमी साली को मशरूब से भरा हुआ गिलास देने आई थी तो नॉर्मल थी, अब नशे में झूम रही थी। डमी साली को देखकर बोली, वेल मैं समझ गई, तुम्हारे अंदर जो दो चुड़ैलें हैं वो माइक्रोफिल्म के लिए भागी भागी फिर रही हैं। फिर वो हंसती हुई बोली, बड़ा अजीब तमाशा हो गया। एक मेरी जैसी काली कुलूटियाँ आई थी, वो मेरी हमशक्ल थी। मैं मशरूब से भरा हुआ गिलास ले जाना चाहती थी। उसने मेरे बाजू पर अपने नाखून की एक हल्की सी खराश डाली। हाय, मैं क्या बयान करूं, ऐसा मज़े का नशा होने लगा कि मैं अब तक मस्त हो रही हूँ। सफूरा? शीतारा और मरीना दोनों चीख पड़ी, सफूरा। दोनों ने फिर उस डमी साली को बाहर की तरफ दौड़ाया। उसे सिक्योरिटी अफसर के पास ले गई। उसके ज़रिए पूछा, क्या यहाँ से कोई स्याफाम लड़की बाहर गई है? अफसर ने कहा, हाँ, इस कोठी की स्याफा मुलाजमा मैरी गई है। तुमने उसे क्यों जाने दिया? वो यहाँ की मुलाजमा है, आती जाती रहती है, उसे कभी रोका या टोका नहीं गया। आज भी ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया। वो दोनों फिर उसे दौड़ाती हुई गेट पर लाई। वहाँ खड़े हुए मुसल्ला गार्ड्स में से एक गार्ड से पूछा, वो स्याफा मैरी किधर गई है? उसने एक तरफ इशारा करके कहा, उधर गई है। क्या किसी गाड़ी में गई है? जी हाँ, ब्लैक होंडा एकॉर्ड में।
इसका मतलब ये था कि बहुत दूर निकल गई है। पारस ये तवक्को नहीं थी कि वो उसे एक ही ब्लैक होंडा अकॉर्ड में बिठाए रखेगा। आगे जाकर सफूरा ने गाड़ी तब्दील की होगी। मरीना ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर एक लंबी सांस यूं छोड़ी जैसे दम निकल रहा हो। जयपुर गोला ने पूछा, क्या हुआ? कभी आ रही हो कभी जा रही हो, आखिर कुछ बताओ तो सही। वो इस बार लंबी सांस लेकर बोली, वो कमीना नक्शा ले गया। यानी पारस को कह रही हो? वो इतना बड़ा नक्शा कैसे छुपा कर ले गया? वो नक्शे की माइक्रो फिल्म ले गया है। वो जयपुर गोला को पारस की हिकमत अमली के मुतालिक बताने लगी। उधर शीतारा दिमागी तौर पर हाजिर होकर हौले हौले हंसने लगी। अपने सर को थामकर सोफे के पूछते से टिक गई। दाई माँ ने कहा, हे बेटी, ये तो खिसियानी हंसी लग रही है। वह हंसकर बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे वक्त अपना सर पीट कर मातम करना चाहिए या पारस की बेमिसाल जहानत पर खुश होना चाहिए। बस मैं हंस रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। हंसना अच्छा लग रहा है या वो अच्छा लग रहा है? वो हंसते हंसते खामोश हो गई। दाई माँ को खाली खाली नज़रों से तकने लगी। बुढ़िया ने पूछा, क्या देख रही हो? वो जैसे दूर कहीं पहुँच कर बोली, मैं चाहती हूँ वो कांटा मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। एक दिन उसे मरना है। आज ही मर जाए, फिर मेरे धर्म को कभी ठेस नहीं पहुँचेगी। मैं उसे गुलाम बनाने या मार डालने की तमन्ना करती हूँ, लेकिन उसकी दिलेरी और जहानत पर बेख्तियार खुश होने लगती हूँ। खुश तो वो औरत होती है जिसका मर्द कमालात दिखाता है और दुनिया में नाम पैदा करता है और वो फ़ख्र से भर जाती है। ये फ़ख्र मेरे अंदर क्यों भर जाता है? बेटी, तेरे सवाल का क्या जवाब दूँ? हाँ, ऐसा होता है कि जब अपने ज़बरदस्त के सामने औरत का बस नहीं चलता तो वो अनजाने में उससे ज़बरदस्त के आगे झुकने लगती है, मगर दावा भी करती है कि टूट जाएगी मगर नहीं झुकेगी। तेरे अंदर एक जंग जारी रहती है, भगवान जाने तेरा क्या बनेगा। शीतारा ने सर झुका लिया। ये अकीदत और इबादत का तकाजा है कि सजदे में जाने से पहले सर झुकाना आ जाए। 7 भाइयों की वो खुफिया तंजीम आदम ब्रादर्स कहलाती थी। इन 7 भाइयों की एक बहन अल्पा थी। इस वक्त वह एक आरामदेह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका सबसे बड़ा भाई ब्रेन आदम उसके पास बैठा हुआ कह रहा था, तुमने बाबा साहब के दायरे में बड़े कारनामे अंजाम दिए। टेलीपैथी जाने वाले टेरी हार्ट को ट्रैप करके यहाँ पहुँचा दिया। जोजो को भी यहाँ ले आई, मगर एक बहुत बड़ी गलती के बायस वो हाथ से निकल गई। वो बोली, बड़े भाई, मुझे इस गलती का हमेशा अफसोस रहेगा और मैं शर्मिंदा रहूंगी। नहीं सिस्टर, इस गलती को भूल जाओ। मैं इसे भुलाने के लिए ही अभी तुम पर अमल कर रहा हूँ। सोनिया सानी ने जोजो के जरिए तुम्हारी ऐसा लवाज और लहजे को सुन लिया है। आइंदा वो तुम्हारा लहजा इख्तियार करके तुम्हारे किसी मामूल के अंदर पहुँच सकती है और कोडवर्ड्स मालूम करके हम तमाम भाइयों तक पहुँचकर हमारी खुफिया तंजीम के मुतालिक बहुत कुछ मालूम कर सकती है। सोनिया सानी खतरा बन गई थी, लिहाजा अल्पा तनवीमी अमल के लिए रजामंद हो गई। बड़े भाई ब्रेन आदम ने उस पर अमल करना शुरू किया, फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर उसे फिर से अपनी मामूला बना लिया। असल बात यह थी कि अल्पा किसी भी रिश्ते से उसकी बहन नहीं थी। वो 7 भाई किसी औरत को माशूका की हैसियत से करीब आने नहीं देते थे, इसलिए अल्पा को बहन बना लिया। इसकी भी वजाहत हो जाए कि 7 भाइयों की हकीकत क्या है। हकीकत यह कि वो भी किसी रिश्ते से एक दूसरे के भाई नहीं थे। इस खुफिया तंजीम का एक ही बुनियादी पत्थर था जिसका जिक्र आइंदा होगा। फिल वक्त ब्रेन आदम सबसे अहम था। उसने रफ्ता रफ्ता बाकमाल और बासलाहियत अफराद को फांसा। उसने पहले एक बहुत बड़े सियासतदान को फांसा। वालमी सियासत की बिसाती शतरंज का ज़बरदस्त खिलाड़ी था। उस पर तनवीमी अमल करने के बाद उसने सियासतदान का माजी भुला दिया और उसे छोटा भाई बनाकर उसका नाम वाइट आदम रखा। इसी तरह उसने ब्लैक आदम को तीसरा, रॉकेट आदम को चौथा, शेख जवाद आदम को 5वां और जॉन आदम को छोटा भाई बनाया। हकीकतन वो 6 भाई थे। वो 7 भाई कहलाते थे, लेकिन तनवीमी अमल के रिश्ते से 6 भाई थे। ये कोई नहीं जानता था कि ब्रेन आदम एक नहीं 2 हैं। वो दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों जुड़े हुए दुनिया में आए थे। पैदाइश के बाद ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे से अलग किया गया था। उनमें से एक इसराइल में 6 मामूल भाइयों के साथ रहता था। दूसरा ब्रेन आदम, जो उसका हम शक्ल और हम मजाज था, उसकी रिहाइश का न्यूयॉर्क में थी। दोनों ब्रेन आदम के दरमियान बराबर राब्ता कायम रहता था। दोनों के पास 2 हेलीकॉप्टर्स और 2 खुसूसी त्यारे थे, जिनके जरिए वो जब चाहें जहाँ चाहें मुलाकात करते थे और एक दूसरे की जगह आकर एक दूसरे के फ़राइज़ अदा करते रहते थे। ये उनकी पैदाइशी आदत थी कि एक के पेट में तकलीफ होती तो दूसरा भी इस तकलीफ से बेचैन हो जाता। एक को कोई चोट पहुंचती तो दूसरा भी इस चोट की शिद्दत से तड़पता रहता। इस तरह वो एक दूसरे की खुशियों को भी दूर रहकर अपने दिल और दिमाग में महसूस करते। इन फितरी आदत से उन्होंने एक फ़ायदा उठाया। जब कोई मजबूरी आड़े आती, वह फ़ोन या ट्रांसमीटर के जरिए किसी वजह से रब्ता ना कर सकते तो कुदरती ज़राए से एक दूसरे के पास पैगाम भेजते। वैसे कि रब्ता ना होने पर एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए तेल अवीव में एक ब्रेन आदम हंसता तो न्यूयॉर्क में दूसरे ब्रेन आदम को बेख्तियार हंसी आ जाती। इस तरह दूसरे को मालूम हो जाता कि इसराइली भाई हंसी खुशी मज़े में है। अगर अमरीकी भाई रोता तो इसराइली को बेख्तियार रोना आता और मालूम हो जाता कि दूसरा भाई किसी तकलीफ़ में है। अगर एक चाहता कि दूसरे को अपने पास बुलाए तो वह अपने दाएं पैर में कोई नोकीली चीज़ चुभोता। दूसरा दाएं पैर में चुभन महसूस करके समझ लेता था कि भाई को उसकी ज़रूरत है, और अगर बाएं पाँव में चुभन महसूस होती तो इसका मतलब होता भाई से दूर रहो, ख़तरा है, और दूर ही दूर से भाई की सलामती के लिए कोशिशें करते रहो।
इस बार न्यूयॉर्क वाले ब्रेन आदम ने दाएं पैर में चुभन महसूस की थी और समझ गया था कि ऐसी कोई खास बात है जिसकी वजह से दूसरा भाई फ़ोन और ट्रांसमीटर पर बात नहीं करना चाहता, इसलिए बुला रहे। लिहाजा वो अपने चेहरे में थोड़ी सी तब्दीली करके तिल बैब आ गया ताकि कोई उन्हें हमशक्ल पाकर ना चौंके। न्यूयॉर्क वाले ने कहा, ब्रेन, अगर तुम ना बुलाते तब भी मैं आता, क्योंकि हम हर माह बाकी 5 ब्रदर्स और सिस्टर अल्पा पर तनवीम अमल करते हैं। आदम, उन्हें हमेशा मामूल और ताबेदार बनाने के लिए हर माह उन पर तनवीम अमल करना लाजमी है। लेकिन मैंने तुम्हें 2 दिन पहले इसलिए बुलाया है कि एक ज़बरदस्त नुस्खा मेरे हाथ आया है। वो दूसरे भाई को गैर मामूली क़ुव्वत समात व बसारत और हैरत अंगेज़ जिस्मानी और दिमागी क़ुव्वतों से ताल्लुक़ रखने वाले फार्मूलों के बारे में बताने लगा। उसने सुनने के बाद कहा, मगर ये फार्मूले अधूरे हैं। हाँ, मैंने एक माहिर तबीब और इल्मुल अब्दान के एक माहिर को अपना मामूल और ताबेदार बनाकर एक खुफिया लेबॉर्ट्री में पहुंचा दिया है। दोनों का ये बयान है कि इन फार्मूलों में क़ुव्वत समात व बसारत के नुस्खे नामुकम्मल हैं। सिर्फ उन अद्वियात को आजमाना होगा जिनके नाम इस नुस्खे में लिखे हुए हैं। अच्छा, तो इन अद्वियात को किस पर आजमा रहे हैं? मैंने किसी इंसान पर आजमाने की इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि यह तजुर्बा कामयाब रहेगा तो एक गैर मामूली इंसान का इजाफा होगा। इसलिए वो माहिरीन एक बंदरिया पर वो दवाएँ आजमा रहे हैं। न्यूयॉर्क वाले भाई ने कहा, अगर तजुर्बा कामयाब रहा तो हम दोनों भाइयों को फ़ोन और ट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं न्यूयॉर्क से बोलूँगा, तुम सुनोगे। तुम तेल अबैब से बोलोगे, मैं न्यूयॉर्क में सुनूंगा। वाह, मज़ा आ जाएगा। मैं तो अभी से ये क़ुव्वतें हासिल करने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। माहिरीन बंदरिया को वो दवाएँ खिला रहे हैं और इंजेक्शन लगा रहे हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ नताइज ज़ाहिर होने की उम्मीद है। फिर तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उन माहिरीन के साथ रहकर जायज़ा लूँगा, उन्हें हर तरह की सहूलतें फ़राहम करूँगा और एक एक दवा के अमल और रद्द-ए-अमल को समझता रहूँगा। मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। तुम अच्छी तरह सब कुछ समझ लोगे और तजुर्बा कामयाब हो जाएगा तो उन दोनों माहिरीन को मौत की नींद सुला दिया जाएगा, ताकि इन फार्मूलों की कामयाबी का गवाह कोई ना रहे। बेशक हम दूसरे ममालिक और दूसरी तंजीमों से यही कहेंगे कि पारस ने धोखा दिया है, वो फार्मूले जाली हैं। वो दोनों मसरूफ़ हो गए। एक इन फार्मूलों के मामले में मसरूफ़ रहा, दूसरा बाकी 5 आदम ब्रदर्स और एल्पा पर बारी बारी तनवीमी अमल करता रहा। एल्पा की आवाज़ और लहजा बदल दिया गया। दूसरे टेलीपैथी जाने वाले टेरी हार्ट का ब्रेन वॉश किया गया। उसे एक कट्टर कौम परस्त यहूदी बनाया गया। जब वो तनवीमी नींद से बेदार हुआ तो पिछली ज़िंदगी भूल चुका था। आंख खुलने पर उसने खुद को एक वसी और ईज़ ख्वाबगाह में पाया। वहाँ एल्पा और 6 आदम ब्रदर्स मौजूद थे। ब्रेन आदम ने कहा, टेरी, तुम्हें नई ज़िंदगी मुबारक हो। टेरी एक को अजनबी नज़रों से देख रहा था। प्लानिंग के मुताबिक एल्पा उसके दिमाग के अंदर मौजूद थी और उसकी सोच में कह रही थी, हाँ, ये कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ? एल्पा ने ज़ुबान से कहा, तुम एक हादसे में अपनी याददाश्त से महरूम हो गए हो। पिछले 1 माह में 2 बार तुम्हारे ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका है। डॉक्टर मायूस हो गए। कहते हैं शायद रफ्ता रफ्ता तुम अपनी इस बहन और भाइयों को पहचान सकोगे। क्या तुम मेरी बहन और ये सब मेरे भाई हैं? हाँ, तुम ख्याल ख्वानी की परवाज़ करो और बारी बारी हम सब के दिमागों में आओ तो हमारे ख्यालात पढ़कर तुम्हें बहुत कुछ मालूम हो सकेगा। वो बुड़बुड़ाने लगा, ख्याल ख्वानी? क्या मैं टेलीपैथी जानता हूँ? तुम खुद गौर करो, अपने आप को भूलने के बावजूद ये जानते हो कि टेलीपैथी क्या इल्म है। हाँ, मगर ख्याल ख्वानी की परवाज़ कैसे की जाती है? कोशिश करो, मेरी आवाज़ और लहजा पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करो, अभी मालूम हो जाएगा। टेरी हार्ट ने आंखें बंद करके हदायत पर अमल किया। एल्पा ने उसके अंदर आकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ में उसे ताउन किया तो वह एल्पा के अंदर आ गया। वो बोली, टेरी, मैं तुम्हें अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। तुम अपनी ज़ुबान हिलाए बगैर सोच के ज़रिए बातें करो। उसने आंखें खोलकर सोच के ज़रिए हैरानी से कहा, हाँ, मैं खुद को तुम्हारे अंदर महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी सोच की लहरों को पढ़ सकता हूँ। वह एल्पा के ख्यालात पढ़ने लगा। एक एक आदम ब्रदर ने उसे अपनी अपनी आवाज़ सुनाई। वो उनके अंदर आकर भी बोलने लगा, खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं बहुत कुछ भूलने के बाद भी ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर सकता हूँ। ब्रेन आदम ने उसकी ख्याल ख्वानी पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये बात टेरी नहीं जानता था। एक मामूल और ताबेदार की हैसियत से वो हमेशा ब्रेन आदम का पाबंद और मोहताज रहने वाला था। वहाँ एक बहन और 6 भाइयों ने उसे अपना 7वां भाई होने का यकीन दिलाया और ये बताया कि उनके माँ बाप मर चुके हैं। दुनिया में और कोई उनके रिश्तेदार नहीं और ना ही वो सब किसी से दोस्ती करती हैं और ना किसी औरत से किसी तरह का ताल्लुक़ इस्तवार करती हैं, क्योंकि वह सब अपने मुल्क और कौम के खुफिया खिदमतगार हैं। बल्कि वह बहन और 7 भाई इस मुल्क के खुफिया हुक्मरान हैं। इसराइली हुकाम या फ़ौजी अफसरान से कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे मुल्क को और यहूदी अवाम को नुकसान पहुँचता हो तो ऐसे किसी खतावार या हाकिम या अफसर को मौत के घाट उतार देती हैं। फिर उन्होंने वीडियो कैसेट के ज़रिए अपने मुल्क के तमाम हुक्काम और फ़ौजी अफसरान की तस्वीर दिखाई। ब्रेन आदम ने कहा, ब्रादर टेरी, तुम फुर्सत के औकात में इन हुक्काम और अफसरान की तस्वीरें देखते रहोगे, इनकी आवाज़ें सुनते रहोगे, फिर चुपके से इनके दिमाग में पहुंचकर इनके चोर ख्यालात पढ़ते रहोगे, ताकि इन सब की कमज़ोरियों से और जज्बे हुब्बुल वतनी से आगाह होते रहो। फिर वीडियो कैसेट बदल दिया गया। ब्रेन आदम ने कहा, तुमने पहले कैसेट में अपने यहूदी हुक्मरान और अफसरों को देखा था। अपनों में दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी, लेकिन गैरों में कोई दोस्त नहीं होता।
गैरों से बज़ाहिर दोस्ती की जाती है, लेकिन दर पर्दा दुश्मनी बरकरार रखी जाती है। हमारे सबसे पहले और अज़ली दुश्मन मुसलमान हैं। उनमें से एक भाई ने कहा, ब्रादर टेरी आदम, मेरा नाम शेख जवाद आदम है और मैं नाम का मुसलमान और काम का यहूदी हूँ। तमाम इस्लामी ममालिक की सियासी और इक़्तिसादी पॉलिसियों को कमज़ोर बनाता हूँ। मुसलमानों के दरमियान खाना जंगी के असबाब पैदा करता हूँ। लेकिन टेलीपैथी की दुनिया में जिसका नाम सर फहरिस्त है वो है फ़रहाद अली तैमूर। तुम्हें फ़रहाद और उसकी फैमिली के अफराद की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, उन्हें जहन नशीन करते रहो। वो स्क्रीन पर मुझे चलते फिरते और बातें करते हुए देखने लगे। मेरी बात सोनिया, आमना फ़रहाद, पोमी, पारस, अली तैमूर, लैला, सुल्ताना, सोनिया सानी, जोजो और सलमान वगैरह की तस्वीरें स्क्रीन पर आती रहीं। उसे बताया गया कि बारबरा नामी एक और टेलीपैथी जानने वाली का इजाफा इस फैमिली में हुआ है, जिसकी तस्वीरें अभी तक हासिल नहीं हो सकी हैं। फिर उसे शीतारा के मुतल्लिक बताया गया कि वो एक पुरस्रार टेलीपैथी जानने वाली है, जिसकी असल सूरत किसी ने नहीं देखी और ना ही किसी ने उसकी असल आवाज़ और लहजे को सुना है। टेरी आदम को मरीना, जेरी और बीजी थर्माल वगैरह की भी तस्वीरें दिखाई गईं। फिर वो तमाम भाई मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करने लगे। एक भाई सीक्रेट आदम ने कहा, ब्रादर टेरी आदम, मैं अपने मुल्क इसराइल के दाखिली मामलात पर नज़र रखता हूँ। यहाँ फ़लस्तीनी मुसलमानों को सर उठाने का मौका नहीं देता। कल रात 2 नामालूम अफराद ने काला फौजी अफसर को अगवा किया था और एक ऐसे खुफिया अड्डे में ले गए थे जहाँ पहले से एक सरकारी तबीब और एक इल्मुल अब्दान के माहिर को कैदी बनाकर रखा गया था। टेरी ने पूछा, क्या उन अगवा करने वालों को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, वो रूपोश है। उन्होंने फौजी अफसर को रिहा कर दिया है। अफसर ने बताया कि उस पर तशद्दुद किया गया था और बार बार गैर मामूली फार्मूलों के मुताल्लिक पूछा जा रहा था। ब्रेन आदम ने कहा, इसे एक वाक़ये से साबित होता है कि बड़े ममालिक और खुफिया तंजीमें उन फार्मूलों को हासिल करने के लिए यहाँ अपने खुफिया अड्डे कायम कर रही हैं। अभी सिर्फ 2 अगवा करने वाले हमारे इल्म में आए हैं, पता नहीं और कितने होंगे। जब तक उनका सुराग न मिले एल्पा और टेरी को अपनी रिहाइश से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन पहले हमारे टेलीपैथी जानने वालों को हमसे छीनने की कोशिश करेंगे। उसी लम्हे ब्लैक आदम ने पराई सोच की लहरों को महसूस किया, फिर सांस रोककर एल्पा और टेरी को देखा। इसके बाद पूछा, ब्रादर टेरी, क्या अभी तुम मेरे अंदर आना चाहते थे? उसने पूछा, नहीं ब्रादर, मैं स्क्रीन पर दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों की तस्वीरें देख रहा हूँ। एल्पा ने कहा, क्या अभी तुमने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था? हाँ, और महसूस करते ही सांस रोक ली थी। अब कोई आए तो सांस ना रोकना, मुझे इशारा कर देना, मैं तुम्हारे दिमाग पर हावी रहूंगी। आने वाले को तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ने नहीं दूंगी। ब्रेन आदम ने कहा, वो आने वाली हस्ती कौन थी या कौन था? कुछ अंदाज़ा करो, ऐसी हरकत से साबित हो रहा है कि टेलीपैथी जानने वाले उन फार्मूलों के पीछे पड़ गए हैं। एल्पा ने कहा, सोमालिया के जंगल में कई टेलीपैथी जानने वालों ने ब्रादर ब्लैक आदम की आवाज़ें सुनी हैं। मरीना, शीतारा, बारबरा और विक्की सोल, उन चारों को ब्रादर का लहजा ज़रूर मालूम हो चुका है। ब्रेन आदम ने कहा, बारबरा या फरहाद की फैमिली का कोई फ़र्द इधर नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें फार्मूलों से दिलचस्पी नहीं है। उसी वक्त ब्लैक आदम ने एल्पा को इशारा करके आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि कोई अनजानी कुव्वत उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर रही है। ऐसे वक्त एल्पा की आवाज़ आई। वो पूछ रही थी, कौन हो तुम? ये आंखें नहीं खोलेगा, ना ही तुम्हें मालूम हो सकेगा कि अभी कहाँ है और किन लोगों में है, और ना ही तुम्हें इसके चोर ख्यालात पढ़ने का मौका मिलेगा। जवाब दो, कौन है? उसने चंद लम्हों तक इंतजार किया, फिर ब्लैक आदम से बोली, सांस रोक लो, आइंदा इसे आने ना देना। उसी वक्त मरीना की आवाज़ आई, सांस ना रोकना, मैं मरीना हूँ। क्यों आई हो? फ़ौरन मकसद बताओ और जाओ। मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि पारस ने उन फार्मूलों की अद्वियात में ज़रूर कोई तब्दीली की होगी। एल्पा ने कहा, इतनी अकल हमें भी है, आगे बोलो। बेशक अक्लमंद हो, तुम लोगों ने इल्मुल अब्दान के माहिरीन और डॉक्टरों की खिदमत हासिल की होंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे माहिरीन अगर नाकाम रहें तो ऐसे वक्त मैं काम आऊँगी। एल्पा और मरीना के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी उसे ब्लैक आदम ज़ुबान से अदा करता जा रहा था। वहाँ बैठे हुए तमाम ब्रादर्स सुन रहे थे। एल्पा ने पूछा, जब माहिरीन नाकाम हो जाएंगे तो भला तुम क्या कर सकोगी? मरीना ने कहा, मैं उन दवाओं के नाम जानती हूँ। झूठ ना बोलो, तुम कैसे जानती हो? याद करो एल्पा, पापिक माइस कबीले की बस्ती में मैं, पारस और बारबरा के साथ थी। हाँ, मैंने फ्लावर के ज़रिए तुम्हें उनके दरमियान देखा था। वहाँ उस बुत के अंदर पारस ने वो फार्मूले निकाले थे और पाशा से उसकी दूसरी नकल लिखवाई थी। क्या तुम्हारे सामने लिखवाई थी? नहीं, वो अपने राज में किसी को शरीक नहीं करता, सिर्फ बारबरा उसकी राजदार थी। उसने पारस की हदायत के मुताबिक पाशा के दिमाग में रहकर 6 जगह दवाओं के नाम तब्दील किए। चूंकि बारबरा पाशा के अंदर थी इसलिए उसने मुझे महसूस नहीं किया। मैंने उन 6 दवाओं के असल नाम ज़हन नशीन कर लिए। अगर उस जंगल में कहीं से कागज़ कलम मिल जाता तो मैं वो तमाम फार्मूले नोट कर लेती। वैसे अब भी घाटे में नहीं हूँ। एल्पा ने कहा, अगर तुम दुरुस्त कह रही हो तो वाकई उन 6 दवाओं के नामों के बगैर फार्मूले अधूरे रहेंगे। मरीना ने पूछा, तो फिर क्या ख्याल है? 10 मिनट के बाद आओ, जवाब मिलेगा। ब्लैक आदम ने सांस रोक ली। मरीना और एल्पा दोनों दिमागों से निकल गईं। एल्पा ने ब्रेन आदम से पूछा, बड़े भाई तुम्हारा क्या ख्याल है? ब्रेन आदम ने कहा, शायद वो दुरुस्त कह रही है। पारस ने ज़रूर तब्दीलियाँ की होंगी। उन नुस्खों को आजमाया जा रहा है। अगर वो दवाएं मौसर ना हुई तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा,
कि जो 6 दवाएं तब्दील की गई हैं उनके असल नाम मरीना की याददाश्त में महफूज हैं। एक बरादर ने कहा, जब तक हमारी लेबॉर्ट्री का नतीजा सामने ना आए मरीना को टालना चाहिए। दूसरे बरादर ने पूछा, फ़र्ज़ करो कि 6 दवाओं के नाम वाकई तब्दील किए गए हों, तो फिर मामलात कैसे तय होंगे? तीसरे बरादर ने कहा, इस पहलू पर गौर करने के लिए काफ़ी वक्त है। हमारा ज़हीन तरीन बड़ा भाई ब्रेन आदम उसे काबू कर लेगा। ब्रेन आदम ने कहा, जहानत का तकाजा है कि अभी से मरीना को दोस्त बनाने की कोशिशें की जाएं। ये मालूमात हासिल की जाएं कि वो कहाँ है, तन्हा है या किसी के लिए काम कर रही है। 10 मिनट पूरे हो गए। ब्लैक आदम ने अल्पा के दिमाग में आने के लिए कहा। अल्पा आ गई। फिर ब्लैक आदम उन दोनों की गुफ्तगू अपनी ज़ुबान से नशर करने लगा। अल्पा ने कहा, मरीना, हम पारस के मुकाबले में तुम्हें तरजीह देते हैं और तुम पर एतमाद करते हैं। वो पक्का फ्रॉड है। उसने फार्मूलों में ज़रूर तब्दीलियाँ की होंगी। ये बताओ, क्या हमारी दोस्ती हो सकती है? मरीना ने कहा, क्यों बच्चों जैसी बातें करती हो? हर टेलीपैथी जानने वाला दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाली को अपना मुतियो फरमा बरदार बनाना चाहता है। हर बड़ा मुल्क या किसी तंजीम का सरबराह टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज बनाने की फ़िक्र में मुब्तला रहता है। दुरुस्त कहती हो। इसके बावजूद हम अच्छी सहेलियाँ बन सकती हैं। अल्पा, मैं इसराइली नई खुफिया तंजीम के मुतल्लिक कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम इस तंजीम के सरबराह की पाबंदियों में रहती हो और मैं आज़ाद फ़िज़ाओं में उड़ने वाली चिड़िया हूँ। पिंजरे की चिड़िया मेरी सहेली क्या बनेगी? क्या तुम सुपर मास्टर के लिए काम नहीं कर रही हो? मैं आज़ाद हूँ, तुम्हारी तंजीम के लिए भी काम कर सकती हूँ, लेकिन सहेली के नाम पर अपने पर उतरने का मौका नहीं दूंगी। तुम किन शराइत पर हमारा काम करोगी? मरीना ने कहा, तुम्हारे पास फार्मूलों के 8 कागजात हैं और मेरे पास 6 असल दवाओं के नाम हैं। मैं एक दवा का नाम बताऊंगी और तुमसे एक कागज़ लूँगी। अपने एक इल्मुल अबदान के माहिर से उस कागज़ की तस्दीक कराने के बाद दूसरी दवा का नाम बताऊंगी। इसके एवज़ तुमसे 2 कागजात लूँगी। ये क्या बात हुई? दूसरी दवा का नाम बताकर 2 कागजात क्यों लोगी? इसलिए कि मेरे पास 6 मोहरें हैं और तुम्हारे पास 8। मैं अपनी शराइत के मुताबिक बैलेंस करूँगी। इसी तरह तुम्हारे कागजात की तस्दीक कराती जाऊँगी और एक एक दवा का असल नाम बताती जाऊँगी। अच्छी बात है, कल किसी वक्त आओ, इस मसले पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। ब्लैक आदम ने सांस रोक ली। मरीना दिमागी तौर पर अपनी रिहाइशगाह में हाजिर हो गई। वह तिलबैब के एक खूबसूरत बंगले में थी। यह दुरुस्त था कि जब पारस उन फार्मूलों की नकल पाशा से लिखवा रहा था और बारबरा पाशा के अंदर रहकर दवाओं के नामों में तब्दीलियाँ कर रही थी, तब मरीना भी चुपके से पाशा के दिमाग में पहुंची हुई थी। उसने 6 असल दवाओं के नाम अच्छी तरह जहन नशीन कर लिए थे। मरीना उन दिनों बारबरा की मामूला बनी हुई थी। बारबरा से उसकी यह चोरी छुप नहीं सकती थी। उसने पारस से कहा, मरीना फ्रॉड कर रही है, क्या मैं उसके दिमाग से उन दवाओं के नाम मिटा दूं? पारस ने कहा, हरगिज़ नहीं। हमने हर ख्याल ख्वानी करने वाले को 2-2 कागजात देने का वादा किया था, लेकिन यहूदी दूसरों के हिस्सों के कागजात छीन कर ले गए। मरीना को उसके हिस्से के 2 कागजात नहीं मिले। उसने उन 6 दवाओं के नाम कमाए हैं, उन्हें उसके हिस्से में रहने दो। अब वो 6 दवाओं के नाम मरीना और यहूदियों के दरमियान एक नया खेल तमाशा शुरू कर रहे थे। वो जय पर गोल्ला की मामूला और कनीज़ थी। ख्याल ख्वानी के जरिए उसके पास पहुंचकर बताने लगी कि अल्पा के जरिए उस खुफिया तंजीम वालों से मामला कहाँ तक पहुंचा है। जय पर गोल्ला ने कहा, मेरे उस हुक्म पर अमल करो कि यह मामला जल्दी तय न हो। इसे उस वक्त तक तूल देती रहो जब तक वो खुफिया तंजीम खुलकर हमारे सामने ना आ जाए। मैं समझ रही हूँ, इस यहूदी तंजीम का एक भी फ़र्द नज़रों में आएगा तो तुम अपनी शैतानी चालों से उसे गुलाम बनाकर उन सब की जड़ों तक पहुँच जाओगे। हाँ, इसीलिए कहता हूँ, इस मामले को तूल देती रहो। मैं यही करूँगी। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। शाम हो रही थी। वह समुद्र के किनारे बेहतरीन होटलों और क्लबों में तफरीह करना चाहती थी। उसने गुस्ल किया, बेहतरीन लिबास से बेतन किया, आईने के सामने बड़ी देर तक अपने हुस्न को 4 चांद लगाती रही, फिर अपनी कार में बैठकर तफरीह के लिए निकल गई। दूसरी तरफ शीतारा ने इसराइल के हाकिम से रब्ता किया। फिर कहा, तुमने शायद शीतारा का नाम ना सुना हो, लेकिन तुम्हें यह मालूम हो गया कि मैं टेलीपैथी जानती हूँ। हाकिम ने कहा, हाँ, तो मेरे दिमाग में बोल रही हो, लेकिन तुम मेरे पास कैसे पहुँच गई? अभी CNN का प्रोग्राम देख रही थी। तुम्हारा एक रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम नशर हो रहा था। तुम एक मुस्लिम स्टेट के खिलाफ बोल रहे थे। मुझे खुशी हुई। मैं भी मुसलमानों के दुश्मन हूँ। वो खुश होकर बोला, फिर तो मैं यकीन करता हूँ कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा नाम शीतारा है। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? अपनी टेलीपैथी जानने वाली अल्पा को पैगाम दो कि मैं ठीक आधे घंटे के बाद इसराइली वक्त के मुताबिक 6 बजे शाम को उससे रब्ता करूँगी। अगर उसने रब्ते से इनकार ना किया तो फ़ायदे में रहेगी। उस हाकिम ने काला अफसर के जरिए अल्पा तक पैगाम पहुँचा दिया। अल्पा ने ब्रेन आदम को यह बात बताई। इन भाइयों ने काम सी औरत को एक खाली कमरे में बिठाया और उसे कहा, तुम्हारे सामने ये माइक है। तुम्हारे दिमाग में जो औरतें बोलेंगी तुम वही बातें ज़ुबान से माइक के सामने बोलती रहोगी। हम दूसरे कमरे में स्पीकर के जरिए सुनते रहेंगे। शीतारा वक्त मुकर्रा पर अल्पा के पास आई। मैं इस वक्त एक औरत के दिमाग में हूँ। तुम भी इसकी सोच पढ़कर इसके अंदर हो, फिर मुझसे बातें करती रहो। चंद लम्हों के बाद वो दोनों बातें करने लगी। वो औरत ज़ुबान से उनकी गुफ्तगू दोहराने लगी। अल्पा ने पूछा, हाँ तो बोलो, क्या इन फार्मूलों के लिए आई हो? खूब समझती हो। इन दिनों इसराइल की सरजमीन इस एक मामले के लिए अहम हो गई है। पारस ने बीज बो दिया है। यहाँ तूफान की फसल उगने वाली है। क्या यही कहने आई हो?
कहने को तो बहुत कुछ है, फिलवक्त इतना कहती हूँ कि मैंने यूसुफ अल बुरहान उर्फ पाशा को अपना गुलाम बना लिया। ये तुम चौंका देने वाली बात कर रही हो। बाय द वे, इसमें सच्चाई कितनी है? सांच को क्या आंच? क्या अभी पाशा के दिमाग में जाकर तस्दीक करोगी? ज़रूर, मैं उसके लहजे को पहचानती हूँ। क्या वो सांस नहीं रोकेगा? मैंने अपने गुलाम को हुक्म दिया है कि वह अल्पा को खुशामदीद कहे। अल्पा ने पाशा के लहजे को गिरफ्त में लिया, ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर उसके दिमाग में पहुँच गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, खुशामदीद अल्पा। इस वक्त मैं एक तारीक कमरे में हूँ और अपनी मालिका के हुक्म से भूल गया हूँ कि किस मुल्क, किस शहर और किस मकान में हूँ। अल्पा ने उसके चोर ख्यालात पढ़ने की कोशिश की मगर नाकाम रही। फिर बोली, यह फ़रेब हो सकता है। मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम वाकई पाशा हो? मेरी एक पहचान यह है कि फौलादी दिमाग रखता हूँ। कोई मुझ में टेलीपैथी के जल्जले पैदा नहीं कर सकता। तुम आजमा लो। उसने जल्जला पैदा किया। वो हंसने लगा। उसने दूसरी तीसरी बार फिर जल्जला पैदा करने की भरपूर कोशिश की। वसते हुए बोला, अब जाओ वरना थक जाओगी। अल्पा ने वापस आकर ब्रेन आदम से कहा, मैंने पाशा के दिमाग में जाकर उसके फौलादी दिमाग को आजमाया है। वाकई शीतारा ने उसे गुलाम बना लिया है। फिर वो उस औरत के अंदर आकर बोली, शीतारा, इसमें शुबा नहीं है कि तुमने शेर को जंजीर पहनाई है। शीतारा ने कहा, तारीफ यूं करो कि मैंने गैर मामूली फार्मूलों के सरचश्मे को अपनी मुट्ठी में लिया है। तुम इस तारीफ की मुस्तहिक नहीं हो। यह हकीकत सब जानते हैं कि पाशा इन फार्मूलों को भूल गया है। तुम उसके दिमाग से वो फार्मूले दोबारा नहीं लिखवा सकोगी। अल्पा, एक बच्चा भी अपना सबक पूरी तरह नहीं भूलता। कुछ भूलता है, कुछ याद रखता है। तुम शायद नहीं जानती कि पारस ने उस बुत के अंदर बैठकर पाशा से उन फार्मूलों की नकल कराई थी। ये बात मैं जानती हूँ। चूंकि दोबारा नकल किए ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए मैंने उसकी याददाश्त में जो कुछ भी महफूज था उसे दोबारा लिखवा लिया। खुसूसन उन 6 दवाओं के असल नाम लिखवा लिए हैं जिन्हें पारस ने तब्दील कराया था। इस बात ने अल्पा और तमाम आदम ब्रादर्स को चौंका दिया। इस तरह मरीना के सिलसिले में भी तस्दीक हो गई कि वह 6 दवाओं की तब्दीलियों के मुतालिक दुरुस्त कह रही थी। ब्रेन आदम वाकई बेमिसाल जहानत का मालिक था। वो एकदम से कुछ सोचकर सीधा बैठ गया। उसने फ़ौरन ही एक पर्ची में तमाम भाइयों के लिए लिखा, मेरे हुक्म की तामील करो। इस लम्हे से एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकालना, गूंगे बने रहो। और अल्पा, तुम शीतारा से कहो 1 घंटे के बाद इस औरत के पास आए, तब गुफ्तगू होगी। उसने वो पर्ची तमाम भाइयों को पढ़ाई। वो सब गूंगे बन गए। अल्पा ने कहा, शीतारा अब जाओ और 1 घंटे बाद उस औरत के पास आओ, फिर बातें होंगी। शीतारा से राब्ता ख़त्म हो गया। ब्रेन आदम ने दूसरी पर्ची लिखकर गूंगा हुक्म दिया, दूसरे बंगले में चलो। उन्होंने हुक्म की तामील की। इस औरत को लेकर दूसरे बंगले में आए। वहाँ ब्रेन आदम ने एक पर्ची के जरिए अल्पा को हुक्म दिया कि वो बिस्तर पर लेट जाए और गहरी नींद सो जाए। उसने बिस्तर पर लेटकर अपने दिमाग को हदायत दी। फिर चंद लम्हों में गहरी नींद सो गई। तब ब्रेन आदम ने दूसरे तमाम ब्रादर से पूछा, जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? सब उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। उसने कहा, माय डियर ब्रादर्स, हमारी सिस्टर अल्पा ने पाशा के दिमाग में जाकर गलती की। मुझे फ़ौरन ही गलती का एहसास नहीं हुआ, वरना मैं उसे जाने से रोक देता। एक ब्रादर ने पूछा, गलती क्या हुई है? पाशा ने अपने दिमाग में अल्पा की आवाज़ और लहजे को सुन लिया है। अब अल्पा जिस शहर और जिस मकान में रहकर हमसे बातें करेगी, वो अपनी गैर मामूली समाज से सुनता रहेगा। कई ब्रादर्स ने कहा, ओ गॉड, हम पाशा की इस गैर मामूली सलाहियत को भूल गए थे। अगर पाशा या शीतारा का कोई आलाकार तिलबैब में है तो पाशा शीतारा के जरिए उसकी रहनुमाई अल्पा की खुफिया रिहाइशगाह तक कर सकता है। वह शहर में रहकर अल्पा की आवाज़ की सिमत का तयन कर सकता है। ब्लैक आदम ने कहा, ज़रा सी गलती के बायस मुझे एक बार फिर अल्पा पर तनवीमी अमल करके इसकी आवाज़ और लहजे को बदलना होगा। यूं पाशा फिर इसकी आवाज़ को नहीं पहचान सकेगा। एक ने पूछा, क्या शीतारा हम में से किसी की आवाज़ पाशा तक नहीं पहुंचा सकती? नहीं, शीतारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवाज़ नकल कर सकती है। नकल करने से पाशा असल तक नहीं पहुंच पाएगा। लिहाजा अब शीतारा आएगी तो हमारा ब्रादर टैरी आदम उससे बातें करेगा। टैरी ने पूछा, मैं उसे क्या कहूँगा? तुम्हारे सामने कंप्यूटर होगा। मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो तहरीर पेश करूँगा वही तुम उससे कहते रहोगे। तमाम ब्रादर्स उस औरत के साथ दूसरे कमरे में चले गए। ब्रेन आदम ने अल्पा को झुकाया, उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर बोला, तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मेरी मामूला बन जाओ, मेरी आंखों में देखती रहो। आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करके सो जाओ, लेकिन तुम्हारे कान मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे और तुम्हारा दिमाग मेरे अहकामात का पाबंद होता चला जाएगा। उसने आधे घंटे में अल्पा की आवाज़ और लहजे को बदल डाला। शीतारा वक्त मुकर्रा पर आई तो टैरी ने कंप्यूटर की स्क्रीन को पढ़ते हुए उस औरत के दिमाग में आकर कहा, हेलो शीतारा, तुम्हें यह सुनकर खुशी नहीं होगी कि इसराइल में मुझ जैसे एक यहूदी टेलीपैथी जानने वाले का इजाफा हो गया। शीतारा ने कहा, मुझे हैरानी हो रही है, ये लोग तुम्हें किस जंगल से पकड़ लाए हैं? क्या तुम इसराइल को जंगल समझकर अल्पा को शिकार करने आई थी? मैं भला अल्पा को कैसे ट्रैप कर सकती हूँ? ज़रा अपने पाशा से पूछो। उसने घंटा भर पहले अल्पा की जो आवाज़ सुनी थी अब वो सुनाई दे रही है। शीतारा ने हंसते हुए कहा, मानती हूँ इस बार यहूदी खुफिया तंजीम में बड़े ज़हीन लोग आए हैं। मुझे 1 घंटे के लिए टरखा कर अल्पा की आवाज़ और लहजे को बदल डाला। क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे ये फ्रॉड जाहिर होने के बाद हम किसी भी मामले में तुम पर भरोसा करेंगे? हो सकता है अभी ना करो, लेकिन फार्मूलों के मामले में भरोसा करने पर मजबूर हो जाओगे। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है कि मरीना उन असल 6 दवाओं के नाम जानती है, उससे सौदा हो सकता है। ठीक है, 2 दुकानें खुली हुई हैं,
एक दुकान का माल खरा ना हुआ तो दूसरी दुकान में आना ही पड़ेगा। मैं मानता हूँ दो मुखालिफ गिरोह कभी एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं और कभी हालात के तहत समझौता। ये बताओ, हम तुम्हारी दुकान से माल खरीदना चाहें तो इसकी कीमत क्या होगी? जैसा कि तुम जानते हो, पाशा को मुकम्मल फार्मूले याद नहीं, वो सब तहरीर की सूरत में तुम्हारे पास हैं। इस तरह मैं तुम्हारे पास रखी हुई तहरीर की मोहताज हूँ और तुम 6 असल दवाओं के ज़रूरतमंद। हमें वो असल नाम किस तरह मालूम होंगे? मेरे एक आलाकार तुम्हारे पास आएगा, तुम उसके दिमाग में रहकर फार्मूले के पहले 2 कागजात पढ़ोगे। मैं अपने आलाकार के दिमाग से सुनते हुए उन्हें नोट करूंगी। फिर तुम्हें एक दवा का नाम बताऊंगी। इब्तदा में 2 दवाओं के नामों के एवज 4 कागजात लूंगी। फिर बाकी 4 दवाओं के एवज एक एक करके 4 कागजात वसूल करूंगी। हम तुम्हारी शराइत पर गौर करेंगे। कल किसी वक्त हमसे रब्ता करो। शी तारा अपनी जगह हाजिर हो गई। उस वक्त दाइमा किचन में थी। पाशा कोठी के नेक्सी से निकलकर एक कार में बैठ रहा था। शी तारा ने ड्राइवर से कहा कि वो उसे दहली शहर की सैर कराए और पाशा को हुक्म दिया कि वो उस शहर के गली कूचों को जहन नशीन करे। एक बार उसने पूछा था, शी तारा तुम कहाँ हो? मैं दूसरे शहर में रहती हूँ। तुम जिस औरत की कोठी के नेक्सी में रहते हो वो औरत मेरी मामूल है और बेचारी मेरे मुतल्लिक कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हम एक साथ रहेंगे तो किसी वक्त एक साथ किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। हम दूर रहकर ही मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जाओ तफरी करो। वो कार में बैठकर दहली की सैर करने चला गया। उसे मालूम नहीं हो सका था कि जिस औरत की कोठी में रहता है वो शी तारा है। वो थोड़ी देर तक खामोश बैठी रही। फिर आदिल के दिमाग में आ गई। वो तिलबैब पहुंच चुका था। अपना नाम और अपना मजहब भूल चुका था। वो मौजूदा हालात में एक यहूदी था। उसका नाम हैरी था। हैरी का बाप रॉबसन ह्यूज फैक्ट्री का मालिक था। 3 माह पहले मर चुका था और उसका कोई अजीज नहीं था। आदिल जूडो कराटे जानता था। शी तारा ने उसके दिमाग को हसास बना दिया ताकि वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करे। सोनिया की वो अंगूठी दुश्मनों के लिए अब राज नहीं रही थी। सब जान गए थे कि उसके अंदर ऐसा कमजोरी पैदा करने वाली दवा होती है। इस अंगूठी में एक खुफिया सा नन्ना सा बटन होता है जिससे दबाने से एक नन्ही सी सुई बाहर आती है। वो सुई जिसके बदन में पेवस्त हो जाए वो ऐसा कमजोरी में मुब्तला हो जाता है। शी तारा ने ऐसी एक अंगूठी आदिल की एक उंगली में पहना दी। उसके जहन में ये बात नक्श कर दी कि वो आम हालात में इस अंगूठी की खासियत और अहमियत को भूला रहेगा। जब शी तारा को किसी पर शुबा होगा और वह उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकेगी तो आदिल से इस अंगूठी को ऑपरेट कराएगी। फिर उस शख्स को दिमागी कमजोरी में मुब्तला करके उसकी असलियत मालूम करेगी। उसने आदिल के ख्यालात पढ़े। वो शूज़ फैक्ट्री का मुआयना करके आया था और अब गुसल वगैरह से फारिग होकर बेहतरीन सूट पहनकर मैनेजर के साथ तिलबाब शहर की सैर करने गया था। शी तारा चाहती थी वो इस शहर को अच्छी तरह देख समझ ले, इसलिए उसे मैनेजर के साथ जाने दिया। चूंकि अभी आदिल से कोई खास काम नहीं लेना था इसलिए उसके दिमाग से चली गई। मैनेजर कार ड्राइव करता रहा और इसे तिलबैब के मुख्तलिफ इलाकों के मुतालिक बताता रहा। उसने एक कब्रिस्तान की तरफ से गुजरते हुए कहा, यह हम यहूदियों का कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ एक ऐसी मशहूर कब्र है जिस पर मुसलमान चिराग जलाते और फूल चढ़ाते हैं। आदिल ने पूछा, ये किसकी कब्र है? शीबा, वो यहूदी थी, टेलीपैथी जानती थी, फरहाद अली तैमूर को दिलो जान से चाहती थी। फरहाद? आदिल ने चौंक कर कहा, गाड़ी रोको, ये नाम मुझे जाना पहचाना लग रहा है, मुझे वो कब्र दिखाओ। गाड़ी रुक गई, फिर घूमकर कब्रिस्तान के अंदर जाने लगी। मैनेजर ने कहा, फरहाद का बेटा पारस जब छोटा था तब उसने काफ़ी अरसा तक शीबा की गोद में परवरिश पाई थी। बाद में पारस ने यहाँ आकर तबाही मचा दी। यहूदी हुकाम से इकरार कराया था कि उन्होंने अपने ही यहूदी टेलीपैथी जानने वाली को सिर्फ इसलिए धोखे से कत्ल करा दिया था कि वह एक मुसलमान फरहाद से शादी करने वाली थी। वो इस कब्र की खूबसूरत 4 दीवारी के पास पहुंच गए। मैनेजर ने कहा, यह खूबसूरत और काबिल दीद 4 दीवारी पारस के हुक्म से बनाई गई है। किसी की कब्र पर चिराग जले या ना जले, यहाँ तमाम रात चिरागों की रोशनी रहती है। आदिल ने वहां पहुंचकर दोनों हाथों से सर को थाम लिया। उसे याद आ रहा था कि वो अपने किसी फरहाद भाईजान को बहुत चाहता है। चूंकि शी तारा ने तनवीमी अमल के दौरान खास तौर पर यह हुक्म नहीं दिया था कि वह फरहाद को भूल जाए, इसलिए वो नाम कुछ कुछ याद आ रहा था। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो यहूदी है, फिर कोई मुसलमान उसका भाई कैसे हो सकता है। वहाँ एक 4 दीवारी पर शीबा, फरहाद और पारस के मुतल्लिक बहुत कुछ लिखा हुआ था, जिससे जाहिर होता था कि उनके मज़ाहिब अलग थे मगर उनकी मोहब्बतें एक थीं। वो यहूदी और मुसलमान थे मगर माँ बेटे थे। इस तरह आदिल समझ रहा था कि वो भी इंसानियत के रिश्ते से फरहाद अली तैमूर का भाई है। वह शीबा की कब्र पर चिराग जलाकर वापस जाने लगा मगर उसके अंदर मेरा नाम गर्दिश करने लगा। वह समुंदर के साइल पर घूमता हुआ एक नाइट क्लब में आया। वहाँ हसीनों का मेला सा लगा हुआ था, जिसे देखो वही दिलबर लगती थी। कुछ डांसिंग फ्लोर पर रक्स कर रही थीं, कुछ काउंटर के आसपास और कुछ मेज़ों के अतराफ नजर आ रही थीं। उनमें मरीना भी थी। एक मेज़ पर तन्हा थी। कई रईसजादों ने उससे लिफ्ट लेनी चाहिए लेकिन वह सबसे कतराती रही। उसके बदन पर बेशकीमत हीरे जवाहरात थे। यूं भी वहाँ के दौलतमंद उसे एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की दुकान की मालिका की हैसियत से जानते थे। आदिल ने उसके पास आकर कहा, तुम देख रही हो कि यहाँ कोई और मेज़ खाली नहीं, इसलिए यहाँ बैठना चाहता हूँ। वो बोली, साफ क्यों नहीं कहते कि लिफ्ट हासिल करना चाहते हो? वह एक कुर्सी पर बैठकर बोला, हसीन औरतें घरों में, होटलों में और क्लबों में, फुटपाथों और सड़कों पर मिल जाती हैं। तुम कोई निराली हसीना नहीं हो।
फिर मेरे मैनेजर ने तुम्हें दूर से देखकर बता दिया था कि तुम बेवा हो और सेकंड हैंड हो। फिर तुम्हें खुशफहमी किस बात की है? वो गुस्से से बोली, तुमने मुझे सेकंड हैंड कहने की जरूरत कैसे की? जानते हो मैं कौन हूँ? वो उसे सजा देने के लिए उसके अंदर पहुंचकर उसे दिमागी अजियत देना चाहती थी, लेकिन ख्याल ख्वानी की परवाह न कर सकी। उसे याद है जय पर गुलना ने उसके दिमाग में एक गिरा बांध दिया कि वो सरेआम ख्याल ख्वानी नहीं करेगी। जब जान पर बन आएगी तो अपनी सलामती के लिए टेलीपैथी का सहारा लेगी। वो उसे घूर कर देखते हुए बोली, मेरे सामने से चले जाओ। पहले मैं इस मेज़ पर आई हूँ, यहाँ के असूल के मुताबिक तुम्हें जबरन उठा दिया जाएगा। मैडम हसीना, गुस्सा थूक दो, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। मेरा जहन कुछ उलझा हुआ है, मेरे दिमाग के अंदर कुछ हो रहा है। मरीना का ताल्लुक दिमागी मामलात से था, इसलिए उसने सोचती हुई नज़रों से उसके सर को देखा, फिर पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मेरा नाम हैरी है, मैं एक यहूदी हूँ, मगर महसूस कर रहा हूँ कि एक मुसलमान से कोई रिश्ता है। क्या तुमने फरहाद भाईजान का नाम सुना है? मरीना की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। मेरे नाम ने उसके अंदर एक धमाका सा पैदा किया। वो घबरा कर बोली, क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई है? आदिल ने हैरानी से पूछा, यह क्या बेतुका सवाल है? दिमाग खाली तो नहीं होता, उसमें कुछ होता है। यही पूछ रही हूँ, तुम्हारे अंदर कौन है? कौन है नहीं, क्या है पूछना चाहिए। यहाँ इस खोपड़ी के अंदर मगज़ है। ये फरहाद भाईजान कौन है? यही तो मालूम करना चाहता हूँ। अभी पारस की वालदा माजदा शिबा की कब्र पर चिराग जला कर आ रहा हूँ। तुमने शिबा मरहुमा का नाम सुना होगा। वो उछलकर खड़ी हो गई। दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। यूं लगा जैसे मैं इस अहमक नौजवान के जरिए उसे चारों तरफ से घेर रहा हूँ, या वो घिर चुकी है। आदिल ने पूछा, क्या हुआ? वो कोई जवाब दिए बगैर तेजी से एक तरफ जाने लगी। वो अपनी जगह से उठकर उसके पीछे आने लगा। ये मजीद घबरा गई। दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि वो पहचान ली गई है। उसने पूछा, कहाँ जा रही हो? बात क्या है? वो चलते चलते रुक गई। उसे पीछा छुड़ाने के लिए बोली, मैं टॉयलेट जा रही हूँ, मेज़ पर मेरा इंतजार करो। उसने अच्छा कहा और सर हिलाकर मेज़ की तरफ गया। मरीना टॉयलेट की तरफ गई, फिर रास्ता बदलकर क्लब से बाहर आ गई। उसे यूं लग रहा था जैसे मेरे या पारस के आलाकार उसका पीछा कर रहे हैं। वो अपनी कार में आकर बैठ गई, फिर इसे स्टार्ट करके तेजी से ड्राइव करती हुई वीरान साहिल की तरफ जाने लगी। आदिल ने मेज़ की तरफ वापस जाते वक्त मरीना को रास्ता बदलते देख लिया था। उसने ताज्जुब से सोचा, ये टॉयलेट का रास्ता भूल गई है, जबकि साफ तौर पर तीर के निशान के साथ एक दीवार पर वॉशरूम लिखा हुआ है। वो उसे भटकने से रोकने और टॉयलेट की निशानदेही करने के लिए उसके पीछे लपका। बाहर आकर देखा तो वो कार में बैठकर जा रही थी। वो बुड़बुड़ाया, अजीब औरत है, टॉयलेट से काम चल सकता है, इसके लिए वीरान साहिल की तरफ जा रही है। वो वापस घूमकर अंदर जाना चाहता था, फिर ख्याल आया, इतने कीमती हीरे जवाहरात पहने हुए, वीराने में से बदमाशों ने पकड़ लिया तो माल भी ले जाएंगे और इसके हुस्नो शबाब का कबाड़ा भी कर देंगे। वो उसे रोकने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ता हुआ गया। उसकी गाड़ी नहीं थी, मैनेजर कहीं ले गया था। उसने दूर मरीना की कार को जाते हुए देखा, फिर दौड़ते हुए चीख कर बोला, रुक जा, अरे ओ बेवा हसीना, रुक जा। वो दौड़ते हुए एक निहायत ही कीमती और खूबसूरत कार के पास आया। एक बहुत ही स्मार्ट कद्यावर शख्स दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठने जा रहा था। वो उसे पकड़कर बोला, भाई साहब प्लीज़ इस सफ़ेद कार के पीछे चलो, वो बेवा खतरे में है। वो अपने आप को छुड़ाते हुए बोला, बेवा खतरे में है तो मैं क्या करूँ, दूसरी गाड़ी में जाओ। वो स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। आदिल उछलकर उसकी गोद में आ गया। गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे मर्द हो और एक औरत की मदद नहीं कर सकते? अरे तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? उसने आदिल को एक घुंसा रसीद किया, मगर उसे अपने ऊपर से हटा ना सका। आदिल ने जवाबन घुंसा रसीद करते हुए कहा, उसके पास हीरे जवाहरात हैं, चोर बदमाश उसे कत्ल कर देंगे। दोनों में ज़बरदस्त मुकाबला होने लगा। वो एक दूसरे से कम नहीं थे। कार के अंदर उलट पलट रहे थे, इधर से उधर टकरा रहे थे। इस तरह टकराने के दौरान आदिल की अंगूठी का खुफिया बटन दब गया। नन्ही सी सुई बाहर निकल आई। उसने मुकाबले के दौरान उसकी गर्दन पकड़ी तो वो सुई गर्दन में पेवस्त हो गई। दूसरे लम्हे मुकाबिल के हलक से एक कराह निकली। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई, हाथ पांव भी ढीले पड़ने लगे। आदिल ने ताज्जुब से देखकर कहा, जी पहलवान है। ज़बरदस्त मुकाबला करते करते अचानक ही ढीला पड़ गया। उसने ढीले शख्स को धकेलकर साथ वाली सीट पर पहुंचाया, फिर दरवाज़ा बंद करके गाड़ी स्टार्ट की। इसे आगे बढ़ाया, जिधर मरीना गई थी उधर तेज़ी से ड्राइव करते हुए जाने लगा। वो जो आदम ब्रदर्स की खुफिया तंजीम कायम हुई थी, उसका बड़ा चर्चा भी था और बड़ी दहशत भी थी कि जानिन यहूदियों ने कैसी खतरनाक तंजीम बनाई है। अमरीकी हुकाम इसे बेनकाब करना चाहते थे। शी तारा इस तंजीम की जड़ों तक पहुंचना चाहती थी। जय पर गोल अपने मुकाबले में यहूदी तंजीम को कमज़ोर बनाना चाहता था। हम भी मालूम करना चाहते थे कि गोल्डन ब्रेन्स के बाद वो नई यहूदी शैतानी टोली किस कदर तगड़ी है, लेकिन हम में से कोई अभी तक उसके सरगना ब्रेन आदम का नाम तक नहीं मालूम कर पाया था। इसे कहते हैं मुकद्दर का खेल। शी तारा पर कभी कोई काबू नहीं पा सका था। उसे एक अहमक आदिल चंगेजी ने पिछली बार चित कर दिया था। इस बार काश हम में से किसी को मालूम होता कि उस अहमक ने ब्रेन आदम को चित कर दिया है। ब्रेन आदम अपनी खुफिया रिहाइशगाह में तन्हा था। वह तन्हा डाइनिंग मेज़ पर बैठा रात का खाना खा रहा था। फिर अचानक ही दिल घबराने लगा, हाथ पांव ढीले पड़ गए। हाथों से खाने का चमचा और कांटा छूट कर गिर पड़े। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए मेज़ का सहारा लेकर उठा। वो चाहता था कि फ़ौरन ही फ़ोन करके एल्पा या किसी ब्रादर को मदद के लिए अपने पास बुलाए,
मगर 2 कदम चलते ही वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी गर्दन में सुई की चुभन महसूस की थी। अब उसका दिमाग कह रहा था कि किसी ने उसके जुड़वां भाई को ऐसा भी कमजोरी में मुब्तला किया है। वह फर्श पर औंधा पड़ा हुआ था। उसने लंबी लंबी सांसें लेते हुए सर उठाकर देखा। टेलीफोन उससे तकरीबन 10 फुट के फासले पर था। अगर उसने वो फासला तय कर लिया तो आदिल की शामत आ जाएगी, और अगर ना कर सका तो आदिल यहूदियों के शहमात देने में हम सब से बाजी ले जाएगा। ए फासले तू सुकड़ता क्यों नहीं? ए वक्त तू गुजरता क्यों नहीं?